पिछले वीडियो में हमने समझा था कि अर्धसूत्री विभाजन एक के अंत में समजात गुणसूत्र जो पहले युग्म के रूप में थे वे अलग हो जाते हैं और अंत्यावस्था एक चरण जो कि अर्धसूत्री विभाजन एक का अंतिम चरण होता है, इस चरण का अंत होने के बाद साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप दो कोशिकाएं बन जाती हैं। अब ये दोनों कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन दो के लिए तैयार होती हैं। इस वीडियो में हम इसी अर्धसूत्री विभाजन दो के बारे में समझेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आप अर्धसूत्री विभाजन एक के बारे में दोबारा जानना चाहते हैं तो मेरा सुझाव है कि आप पहले अर्धसूत्री विभाजन एक पर हमारा वीडियो देख लें। ठीक है, चलिए समझते हैं। तो कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन एक समाप्त होने के बाद सीधे अर्धसूत्री विभाजन दो आरंभ नहीं होता है, बल्कि कोशिका पहले इंटरकाइनेसिस यानी अंतरालावस्था चरण में जाती है। इसका मतलब इंटरकाइनेसिस दोनों अर्धसूत्री विभाजनों यानी अर्धसूत्री विभाजन एक और अर्धसूत्री विभाजन दो इनके बीच की अवस्था होती है। यह एक तरह से मध्यवर्ती चरण होता है। इंटरकाइनेसिस अवस्था में डीएनए का द्विगुणन नहीं होता है, क्योंकि यह काम अर्धसूत्री विभाजन एक के शुरू होने से पहले ही हो चुका होता है। इसके अलावा इस अवस्था में गुणसूत्रों का आंशिक छितराव तो होता है, लेकिन क्रोमैटिन का फिर से निर्माण करने के लिए गुणसूत्र पूरी तरह से नहीं बिखरते हैं। वे अभी भी काफ़ी हद तक गुणसूत्रों के रूप में ही बने रहते हैं और जब तक अर्धसूत्री विभाजन दो आरंभ होता है तब तक वे फिर से पूरी तरह से संघनित हो जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन एक की तरह ही अर्धसूत्री विभाजन दो को भी चार चरणों में बांटा गया है। यानी अर्धसूत्री विभाजन दो की पहली अवस्था प्रोफेज 2 या पूर्वावस्था 2 होती है, जिसके बाद मेटाफेज 2 यानी मध्यावस्था 2 आती है, फिर एनाफेज 2 यानी पश्चावस्था 2 आती है और अंत में टेलोफेज 2 यानी अंत्यावस्था 2 आती है। और अंत्यावस्था 2 के अंत में साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चार अगुणित कोशिकाएं बन जाती हैं। अब अंत्यावस्था एक के अंत में कोशिका कुछ इस तरह दिखाई देती है और जैसे ही पूर्वावस्था 2 शुरू होती है केंद्रक आवरण झिल्ली विघटित होने लगती है। कभी कभी इंटरकाइनेसिस यानी अंतरालावस्था में सेंट्रोसोम का द्विगुणन होता है। हालांकि डीएनए का द्विगुणन नहीं होता, लेकिन सेंट्रोसोम का द्विगुणन हो सकता है और वे कोशिका के विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं और उनसे सूक्ष्म नलिकाएं निकलने लगती हैं, जो अंततः इन संतति अर्ध गुणसूत्रों के काइनेटोकोर से आकर जुड़ जाती हैं। याद रखें कि यहाँ प्रत्येक समजात गुणसूत्र दो संतति अर्ध गुणसूत्रों से बना होता है। पूर्वावस्था 2 के अंत तक केंद्रक आवरण झिल्ली पूरी तरह से विघटित हो जाती है और सेंट्रोसोम से निकली हुई सूक्ष्म नलिकाएं संतति अर्ध गुणसूत्रों के काइनेटोकोर से जुड़ चुकी होती हैं। इसके बाद अगला चरण मध्यावस्था 2 होता है। मध्यावस्था 2 में समजात गुणसूत्र मेटाफेज प्लेट यानी मध्यावस्था पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। कोशिका के विपरीत ध्रुवों में स्थित सेंट्रोसोम से निकली सूक्ष्म नलिकाएं पूरी तरह से संतति अर्ध गुणसूत्रों के काइनेटोकोर से चिपक जाती हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके बाद जब मध्यावस्था 2 समाप्त होती है और पश्चावस्था 2 आरंभ होती है, तब संतति अर्ध गुणसूत्रों से जुड़ी हुई सूक्ष्म नलिकाएं छोटी होने लगती हैं और उन्हें एक दूसरे से दूर खींचने लगती हैं। इसके कारण ये संतति अर्ध गुणसूत्र अलग हो जाते हैं और कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। पश्चावस्था 2 के बाद अंत्यावस्था 2 आती है। इस अवस्था में संतति अर्ध गुणसूत्र पूरी तरह से अलग हो जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, और केंद्रक आवरण झिल्ली भी फिर से निर्मित हो जाती है। इसके बाद साइटोकाइनेसिस यानी कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता है। कोशिका द्रव्य विभाजन के साथ ही 4 हैप्लॉइड यानी अगुणित संतति कोशिकाएं बन जाती हैं। इस प्रकार कोशिका विभाजन की जो प्रक्रिया एक द्विगुणित जनन कोशिका से आरंभ हुई थी, अब वह पूर्ण हो जाती है और हमें 4 अगुणित संतति कोशिकाएं मिल जाती हैं। इन संतति कोशिकाओं में से प्रत्येक कोशिका को एक गैमीट या युग्मक कहा जाता है, यानी इनमें से प्रत्येक कोशिका एक अगुणित युग्मक है। तो यह थी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित कोशिकाओं या युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया। इसमें पहले अर्धसूत्री विभाजन 1 से 2 कोशिकाएं बनती हैं और फिर जब ये कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन 2 से गुजरती हैं तो 4 अगुणित कोशिकाएं बन जाती हैं।
इसके बाद लैंगिक जनन के दौरान जब ऐसे दो अगुणित युग्मकों का संलयन होता है तो इससे द्विगुणित जाइगोट यानी द्विगुणित युग्मनज बनता है और कोशिका अपनी द्विगुणित प्रकृति को फिर से प्राप्त कर लेती है। अब चूंकि आपने कोशिका विभाजन की प्रक्रियाओं जैसे समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन 1 और अर्धसूत्री विभाजन 2 के बारे में समझ लिया है, तो क्या आप समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के बीच समानताएं और अंतर बता सकते हैं? आपके अनुसार अर्धसूत्री विभाजन में कौन सी अवस्था यानी अर्धसूत्री विभाजन 1 या अर्धसूत्री विभाजन 2 समसूत्री विभाजन से अधिक मिलती जुलती है? इसके बारे में सोचिए।